हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो सबसे पहले तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का मतलब क्या है ये जानेंगे अच्छे से। किन सिचुएशंस में ये जजमेंट होती है उसके बारे में उसके बाद ये क्लियर करेंगे। देयर आफ्टर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं इस पर भी थोड़ी सी लाइट डालेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली क्या फ़ायदे मिलते हैं इस असेसमेंट को करने के, क्या नुकसान हो सकते हैं इस असेसमेंट से, इन दोनों चीज़ों को भी और क्लियर अच्छे से समझेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इस पूरे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करके डी एंड भी करेंगे। तो चलिए, पूरी वीडियो के अंदर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर समझिएगा। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 करते हैं शुरू। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कोई नोट्स चाहिए, इवन कोई क्लासेस आपको रिक्वायर्ड है, ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्लासेस की डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो लेट्स स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बारे में, तो जब एक टैक्स पेयर इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ कॉपरेट भी नहीं कर रहा है, या फिर उसने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए हुए हैं, या फिर ऐसा केस भी आ जाता है जब एक असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स पेयर से कोई फाइनेंशियल डिटेल्स मांगी हैं पर वो टैक्स पेयर ने वो फाइनेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी, या फिर आप ये भी बोल दो कि वो प्रोवाइड तो कर दी है इन्फॉर्मेशन जो चाहिए थी, पर वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है ना असेसिंग ऑफिसर को, वो कंप्लीट या एक्यूरेट नहीं है। तो इन सभी केसेस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा? तो इन सभी केसेस में जब एक असेसिंग ऑफिसर जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है, अगर उसी अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस टैक्स पेयर की टोटल इनकम को एस्टिमेट कर देता है और उस टोटल इनकम पे टैक्स लाइबिलिटी बना लेता है, तो दैट इज कॉल्ड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ठीक है जी। तो मैंने बोला कि यहाँ पे टैक्स पेयर क्या कर रहा है कि उसके पास कोई डिटेल्स तो है नहीं, क्योंकि फुल जो भी डिटेल मिली है या तो वो कंप्लीट नहीं है, या फिर वो एक्यूरेट नहीं है, या वो प्रॉपर रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। तो बिना प्रॉपर रिकॉर्ड के भी वो असेसिंग ऑफिसर कैसे उसकी उस टोटल इनकम को एस्टिमेट कर पाएगा? तो वहां पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर ये कहा गया है कि दिस इज अ एस्टिमेशन। अब ये एस्टिमेशन वो कहां से लेकर आएगा? अब देखो, उस टैक्स पेयर की कोई और डिटेल अगर आपके पास नहीं है, आज नहीं है ना, एक साइड पे नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी डिटेल उसके पास ना हो। पॉइंट। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, अगर इनकम टैक्स लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो फिर आपकी बैंक ट्रांजेक्शन्स उठा लेगा, वो आपके पुराने डेटा यानी पुराने रिकॉर्ड्स को उठा लेगा, या फिर वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन जैसे कि जीएसटी फाइलिंग या टीडीएस रिटर्न्स देख लेगा। तो कहीं ना कहीं तो आपका डेटा मिल ही जाएगा ना। तो फिर वो उसी डेटा का इस्तेमाल करके आपकी जो भी इनकम बन रही होगी वो बना देगा, एस्टिमेट कर लेगा और उस पर क्या लगा देगा, टैक्स लगा देगा। अब आप कहोगे सर ऐसा तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या पता मेरी इनकम कम बन रही होगी, उसने अपने एस्टिमेट से ज़्यादा ना बना दी हो। तो भाई साहब, ऐसा तो होने ही वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि आपने खुद ही कॉपरेट नहीं किया सरकार के साथ, आपने खुद ही रिकॉर्ड नहीं बनाए अच्छे से। अगर आप खुद ही सही से रिकॉर्ड बना लेते तो उसको एस्टिमेट ही नहीं करना पड़ता। पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए अब असेसिंग ऑफिसर को खुद एक्शन लेना पड़ रहा है, खुद एस्टिमेट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इसको क्यों बोला जाता है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को बेस्ट जजमेंट इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि बिना फाइनेंशियल डिटेल के भी, बिना एक्यूरेट फाइनेंशियल डिटेल के भी असेसिंग ऑफिसर अपनी रीजनेबल डिस्क्रिजन के साथ एस्टिमेशन मेथड पे रिलाय करके टैक्स पेयर की इनकम को कैलकुलेट करता है। इन सिंपल टर्म, वो अपनी जजमेंट को बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, इसलिए बोला जाता है इसको। तो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया कि जब आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो, जब एक टैक्स पेयर कॉपरेट नहीं करता है, डिटेल्स नहीं देता है, प्रॉपर समझता नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर क्या चाह रहा है, उसको पूरी मतलब वो सारी डिटेल दे ही नहीं रहा, एक्यूरेट भी नहीं कर रहा सारी चीज़ों को, तो वहाँ पे आप कहते हैं ना, वहाँ पे फिर ऑब्वियसली क्या करेगा फिर असेसिंग ऑफिसर? फिर वो अपनी जजमेंट को बेस्ट बनाने के लिए एस्टिमेशन मेथड्स पे रिलाय करके जो भी टोटल इनकम बनेगी उसको बनाएगा और टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है जी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बेस्ट जजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल।
अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि बेस्ट जजमेंट करने के लिए उसको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और वो कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकता है। क्या पता आपने पुरानी कोई टैक्स फाइलिंग करी हो, वो फिर उसी उसी का इस्तेमाल कर लेगा। कोई बैंक स्टेटमेंट आपकी हो तो वो रिकॉर्ड देखेगा कि बैंक स्टेटमेंट में कितने पैसे आ रहे हैं और आपकी कितनी इनकम बन रही है, फिर उसी से वो टैक्स बना देगा, मतलब इनकम, टोटल इनकम कैलकुलेट कर लेगा। टीडीएस डेटा अगर आपने भरा है कहीं से तो वो 26 फॉर्म एएस देख लेगा, राइट। तो ऐसी कुछ चीज़ों को देखकर वो आपकी टोटल इनकम एस्टिमेट कर भी देगा और वहाँ पे वो आपका टैक्स लायबिलिटी बना भी देगा। और बेस्ट जजमेंट इसलिए बोल दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बिना किसी 100% डेटा के भी आपकी असेसमेंट 100% करने की कोशिश करता है, अपनी जजमेंट को बेस्ट देने की कोशिश करता है, एस्टिमेशन मेथड पे 100% देने की कोशिश करता है। ठीक है, अब उसमें कम ज़्यादा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो आपको तो अपॉर्चुनिटी मिली थी ना पहले कि आप डेटा अच्छे से अगर प्रोवाइड कर दोगे तो सारा सही हो जाता। अब आपने डेटा अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा तो बेचारा असेसिंग ऑफिसर क्या करे फिर वहाँ पे। क्लियर हो गया पॉइंट। अब बात करते हैं कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जब जजमेंट करनी पड़ जाए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करनी पड़ जाए। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 हम 3 सिचुएशंस में जनरली कर सकते हैं। जब रिटर्न फाइल नहीं करी है, यानी अगर एक टैक्स पेयर आईटीआर फाइल नहीं करता है अंडर सेक्शन 139 सब क्लॉज 1 के अंदर, या फिर आप कह लो बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करता है, ठीक है, या फिर अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करता है, रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उसको एक नोटिस इशू करेगा। और अगर टैक्स पेयर उस नोटिस को इग्नोर कर देता है तो फिर असेसिंग ऑफिसर वहां पे क्या करेगा, फिर बेस्ट जजमेंट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। देन उसके बाद बात करते हैं, दूसरा केस है नॉन कंप्लायंस विद नोटिस। वही बात आ गई। अब ये नहीं कह रहा कि रिटर्न का नोटिस कह रहा हूँ, नहीं, उसके अलावा भी सपोज कुछ ऐसे नोटिस होते हैं जिनको अगर आपने इग्नोर किया तो वहाँ बेस्ट जजमेंट होने ही वाली है। जैसे कि सेक्शन 142 क्लोज 1 नोटिस क्या कहता है कि अगर आपसे फाइनेंशियल डिटेल मांगी गई या फिर आपसे एडिशनल डिटेल्स मांगी गई, बुक ऑफ अकाउंट्स की डिटेल मांगी गई, स्टेटमेंट्स मांगी गई, पर आपने दिया नहीं, तो उस चीज़ का नोटिस अगर आपने इग्नोर कर दिया तो भी बेस्ट जजमेंट हो जाएगी। क्लोज टू ए नोटिस क्या कहता है, 142 क्लोज टू ए का नोटिस, कि अगर आपको कहा गया कि कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से आपको स्पेशल ऑडिट करवाना है पर आपने अगर वो भी नहीं ध्यान में दिया या वो भी नहीं करवाया तो भी बेस्ट जजमेंट करवाई जाएगी आपके ऊपर। और तीसरा केस है कि जब आप सपोज रिटर्न फाइल कर रहे हो या आपने रिटर्न फाइल कर दी और उसके बाद आपके ऊपर स्क्रूटनी का ऑर्डर आ जाता है, स्क्रूटनी असेसमेंट करवाने का ऑर्डर आ जाता है, पर आपने उसका आंसर नहीं दिया, तो उस केस में भी एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब आपके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा हमारा असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो देर आर 3 केसेस जिसके अंदर जनरली असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करता है। अब एक एक्सेप्शनल केस मैंने पहले भी कवर कर दिया अभी अभी, कि ऐसा भी हो सकता है जब आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे गए, मतलब आपने प्रोवाइड तो कर दिया पर असेसिंग ऑफिसर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट हो भी सकता है, क्यों किया, सपोज असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि बुक ऑफ अकाउंट्स इनएक्यूरेट है या इनकम्प्लीट है, या वो इनकम ही प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं की गई है जो मैं चाहता हूँ, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए गए हैं। तो इन सभी केसेस में असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर देगा और खुद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने लग जाएगा। तो ये भी कभी कभार बेस्ट जजमेंट का कारण बन जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम बात करने आए हैं कि अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो भी जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं। तो देखो जी, अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो भी जाए तो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे, खुद ही सोचो, मैंने बताया था, खुद ही सोचो। हायर टैक्स डिमांड आ जाएगी। सोचो ना कैसे, भाई साहब सपोज करो कि जो रिकॉर्ड्स अगर आपके पास होते तो क्या पता उसकी वजह से टैक्स देना ही ना पड़ता। अब बिना रिकॉर्ड के क्या पता टैक्स बन भी जाए और इतना ज़्यादा बन जाए कि आपको पता ही ना चले। ठीक है, तो बिना रिकॉर्ड के असेसिंग ऑफिसर हो सकता है आपकी इनकम को ओवर एस्टिमेट कर जाए और जिसके ऊपर आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ सकता है। ऐसा भी केस हो सकता है। दूसरा केस है लॉस ऑफ एग्जेम्पशन और डिडक्शन। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80D, ये सब एग्जेम्पशन, मतलब ये सब डिडक्शन या एग्जेम्पशंस जो मिलती हैं, अब ये अलाउड ही नहीं की जाती बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर। तो इसका नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें इनकम कम करने के काम आती हैं जो आपको मिलेंगी नहीं। थर्ड थर्ड कॉन्सिक्वेंस क्या हो जाता है, अब आप डिले करोगे सारा काम तो जो भी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A 234B या 234C बन रहा होगा वो भी आपको पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो पेनल्टीज लगेंगी वो भी आपको बियर करनी पड़ जाएंगी, तो लीगल एक्शन पे आपके ऊपर होने लग जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि देर आर लॉट ऑफ सम पेनल्टीज, और यू कैन से इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट वगैरह लगेगा आपके ऊपर, या कुछ आपको फ़ायदे नहीं दिए जाएंगे, या आपके ऊपर हो सकता है
टैक्स डिमांड थोड़ी ज़्यादा मतलब आपसे मांगी जाए जो आपकी बनती नहीं है, तो ये सब कॉन्सिक्वेंसेज आपको बियर करने पड़ सकते हैं अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपके ऊपर होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड के बिना एक एस्टिमेशन पे रिलाई करके आपकी इनकम बनती है। तो वो एस्टिमेशन ज़्यादा भी हो सकता है, वो कभी कभार आपको फ़ायदा भी दे सकता है, पर अक्सर हमेशा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अब हम बात करने आए हैं कि जितना हमने अभी तक डिस्कस किया उसके बेसिस पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के फ़ायदे क्या नज़र आएंगे आपको। तो सबसे पहले है कि सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो भी नॉन कोऑपरेटिव टैक्स पेयर होते हैं ना, अगर देखो नॉन कोऑपरेटिव टैक्स पेयर मतलब जो टैक्स अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट करके नहीं चलते, अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हम ले आएंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं फोर्स किया जाता है कि आप भी टैक्स लॉ को कंप्लाई करिएगा, आप भी टैक्स लॉ को फॉलो करिएगा और उसके बेसिस पे अपना डेटा हमें दीजिएगा, ताकि आप अगर उस बेसिस पे टैक्स दोगे तो आपका ही फायदा होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज आ गई है कि अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नाम की कोई चीज़ है ना, तो अगर नॉन टैक्स पेयर्स को पता चल जाती है ना, तो उनको फोर्सफुली ये क्या करना पड़ता है, अपनी इनकम मतलब कह लो एस्टिमेट खुद ही करनी पड़ती है और अवेलेबल डेटा के बेसिस पे सारा कुछ देना पड़ता है। यानी इन सिंपल टर्म, जो नॉन टैक्स पेयर्स होते हैं ना, नॉन नॉन कॉपरेटिव टैक्स पेयर्स होते हैं ना, उनको कॉपरेटिव बनाने में काम करती है, टैक्स कंप्लायंस को फॉलो करवाने में काम करती है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। दूसरा है प्रिवेंटिंग द रेवेन्यू लीकेज। अब देखो, द गवर्नमेंट कैन रिकवर द टैक्सेस फ्रॉम दोज हु ट्राई टू इवेड देम बाय नॉट फाइलिंग द रिटर्न एंड कंसीलिंग द इनकम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स इवेजन करते हैं, यानी टैक्स को किसी गलत तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उन चीज़ों को रोक देती है, क्योंकि अब रिकॉर्ड होगा नहीं तो वहाँ असेसिंग ऑफिसर उन चीज़ों पे बेस्ड ही नहीं है जो आपने कुछ किया होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने ही लेवल पे क्या कर सकता है, असेसमेंट करके जो उसको सही लगता है वहाँ से वो टैक्स रिकवर भी करवा सकता है इफ़ ही वांट। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट के टैक्सेस रिकवर भी हो जाएंगे और रेवेन्यू भी मतलब लीकेज जो होती रहती है, रेवेन्यू इधर उधर चला जाता है ना जो गवर्नमेंट का, वो बच जाएगा। इसके बाद आता है इफेक्टिव इन केसेस ऑफ मिसिंग रिकॉर्ड। अब देखो जी, जब किसी टैक्स पेयर के रिकॉर्ड या तो है ही नहीं उसके पास, या उसने मेंटेन ही नहीं किए, तो वहाँ पे फिर ऑब्वियसली बात है टैक्स असेसमेंट करी कैसे जाएगी। तो वहाँ पे टैक्स असेसमेंट को इजी बनाने के लिए या रिकॉर्ड मिसिंग होने के बावजूद भी उसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, उसको पूरा करने के लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट रखी गई है। और ये सबसे बढ़िया मेथड आज के समय में माना जाता है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर अपनी बेस्ट देने की कोशिश करता है अपनी इस जजमेंट के अंदर। ठीक है जी। देन आते हैं इंकरेज दी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। अब बिजनेसमैन को फोर्सफुली बोला जाता है कि भाई साहब, ऐसा हो सकता है कि अगर आपने रिकॉर्ड नहीं बनाए और एक्यूरेट रिकॉर्ड अगर नहीं बनाए, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो डिमांड है वो हायर आपसे मांगी जाए, मतलब ओवर एस्टिमेशन ना हो जाए आपकी इनकम का। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मन में रखते हुए ये इंकरेज किया जाता है टैक्स पेयर को कि आप अपने रिकॉर्ड को प्रॉपर बना के रखिए, क्योंकि अगर रिकॉर्ड के बेसिस पे जजमेंट की जाएगी ना, तो वो आपको भी सेटिस्फेक्शन देने वाली है और वो असेसिंग ऑफिसर को भी दिक्कत नहीं देगी और कहीं ना कहीं ओवर एस्टिमेशन भी कुछ नहीं होगा। देन आते हैं क्विक रेजोल्यूशन ऑफ केसेस। क्विक रेजोल्यूशन ऑफ केसेस का मतलब है असेसिंग ऑफिसर को अब मतलब देखो, इन सिंपल टर्म असेसिंग ऑफिसर लंबे समय के लिए वेट नहीं करवाएगा, मतलब इनडेफिनेटली वेट नहीं करवाएगा। तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर अगर कॉपरेट नहीं करेगा ना, तो सीधे सीधे असेसिंग ऑफिसर जब मौका मिलेगा तब अपना आंसर ले लेगा, तब अपनी वो एस्टिमेशन कर देगा। यानी इसमें एक टाइम पीरियड की जो पॉइंट है ना, वो इतना ज़्यादा इनडेफिनाइट पीरियड नहीं रहने वाला है जो आपको शायद तंग कर देगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेस्ट जजमेंट रेजोल्यूशन में जो टाइम लिमिट है वो 12 महीने के अंदर अंदर रखी गई है, मतलब 12 महीने का टाइम पीरियड है इसके अंदर अंदर। तो उस पीरियड के अंदर अंदर क्विक रेजोल्यूशन के नाम से हम इसको कह सकते हैं कि हम जल्दी से जल्दी एस्टिमेट करके वो काम को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा रहता है। देन डिस्करेजेस दी टैक्स इवेजन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे टैक्स पेयर क्या करता है, खुद ही एस्टिमेट करता है टैक्स लायबिलिटी को। और ऑब्वियसली बात है, जब टैक्स पेयर जानता है कि उसने खुद ही एस्टिमेट करनी है, तो कई बार हो सकता है कि वहाँ पे वो इनकम जो आपने हाइड करी है वो वाली इनकम भी वहाँ पे आपको मतलब आपकी मिल जाए वहाँ पे। या फिर आप ये कह लो कि मैं कहना चाहता हूँ एक तरीके से कि जब पता है आपको कि रिकॉर्ड आपने नहीं मेंटेन करे, और अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे तो बिना रिकॉर्ड के भी आपकी असेसमेंट कर दी जाएगी। तो आप अगर कोई इनकम हाइड भी करने वाले हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला।
राइट, क्योंकि आप अगर हाइड कर भी लोगे अपने रिकॉर्ड को ना प्रॉपर करके, तो अगर सपोज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर आ गया, तो वो हाइड की हुई इनकम का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एस्टिमेशन तो फिर भी लग ही जाएगा, तो एस्टिमेशन बेसिस पे फिर भी टैक्स तो देना पड़ ही जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक मन में डर डाल देता है कि यार अगर इनकम कुछ हाइड कर भी लेंगे तो रिकॉर्ड अगर प्रॉपर ना निकले तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहीं ना कहीं हमारी हाइड इनकम बेसिस पे भी कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशन बेसिस पे अगर ज़्यादा टैक्स लग गया तो कोई मतलब फ़ायदा तो दूर की बात है, नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए अगर प्रॉपर रिकॉर्ड बना के चलेंगे तो हमें नुकसान कम ही होने वाला है। इसका सोचकर हर कोई अपने रिकॉर्ड को बनाने की कोशिश करता है और टैक्स इवेजन को कम करने की कोशिश करता है। अब आते हैं गिव दी डिस्क्रिजन टू दी एओ। द लास्ट पॉइंट इज, जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपनी जजमेंट का बेस्ट देने की कोशिश करता है। ये भी एक तरह से असेसिंग ऑफिसर या इनकम टैक्स अथॉरिटी को फायदा मिल जाता है, यानी एक फेयर डिसीजन लेने का बेस्ट वे माना जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यानी वो इसमें रीजनेबल एस्टिमेट्स करता है और करेक्ट इनकम जो बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन देने की कोशिश करता है। डन। अब हम लास्ट बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे। तो डिसएडवांटेजेस जो कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ाए थे बिल्कुल वही हैं हमारे, कि टैक्स लाइबिलिटी मतलब ओवर एस्टिमेट हो सकती है, क्योंकि अगर ओवर एस्टिमेट इनकम हो गई सपोज, तो वहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी भी ओवर एस्टिमेट हो जाएगी। डिडक्शन या एग्जेम्पशन का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट बियर करने पड़ जाए, ठीक है ना। तो वो 4 पॉइंट जो कॉन्सिक्वेंसेस के हैं ना, वही पॉइंट आपकी डिसएडवांटेजेस में भी कवर हो जाएंगे। और एक आपको कहीं ना कहीं आर्बिट्रेरी असेसमेंट का रिस्क ज़रूर रहता है, ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है। मतलब क्या है कि अगर इनकरेक्ट डेटा हुआ, अगर डेटा इनकरेक्ट हुआ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे टैक्स डिमांड भी अनफेयर हो जाएगी। इन सिंपल टर्म, अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में भी जो पुराना डेटा हुआ वो अनफेयर हुआ, सॉरी इनकरेक्ट हुआ, तो इनकरेक्ट डेटा अगर यूज़ किया जाएगा तो इट मे बी रिजल्ट इन अनफेयर टैक्स डिमांड। तो अनफेयर टैक्स डिमांड आपको भी पता है, तो क्या फ़ायदा हुआ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का अगर फेयर डिसीजन ही ना निकला। तो आर्बिट्रेरी असेसमेंट का भी रिस्क रहता है, मतलब अनफेयर टैक्स डिमांड रहती है कि अगर इनकरेक्ट डेटा हुआ तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस ही एक तरीके से डिसएडवांटेजेस के अंदर आ जाते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। और अब एक लास्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ वो है एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो इस पूरे टॉपिक को क्लैरिफाई कर देगा, ख़त्म कर देगा आपके लिए। तो वो क्या है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक तरीके से प्रैक्टिकली कैसे हो सकती है। सपोज मिस प्रिया एक सेल्फ एम्प्लॉयड फाइनेंशियल इंजीनियर है, ठीक है जी। उन्होंने आईटीआर फाइल नहीं करी असेसिंग ऑफ असेसमेंट ईयर 24-25 की, और उनको इतनी पेमेंट्स आती हैं कि उनके बैंक अकाउंट में 50 लाख से भी ज़्यादा की पेमेंट दिखाई जाती है। अब वहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि उनके अकाउंट्स में 50 लाख से भी ज़्यादा की इनकम आ जाती है। तो वहाँ पे उन्होंने रेड फ्लैग दिखा दिया और उनके डेटा एनालिटिक बेसिस पे उन्होंने देख लिया कि टीडीएस रिकॉर्ड, जीएसटी फाइलिंग, उन सब से उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि उसका ये रिकॉर्ड निकल के आता है। अब असेसिंग ऑफिसर ने सोचा कि उनसे मंगवाई जाए डिटेल, क्योंकि आईटीआर फाइल करवानी ज़रूरी है। अब उनकी इनकम इतनी ज़्यादा दिख रही है तो कहीं ना कहीं उनको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अब असेसिंग ऑफिसर ने उनको मैसेज भेजा, यानी नोटिस भेजा कि सेक्शन 142 क्लोज ए के अकॉर्डिंग कि प्लीज़ मुझे वो जो इनकम्स आपके पास आ रही है ना बैंक के अंदर, उसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन देते समय आईटीआर भर दीजिएगा। मिस प्रिया ने क्या कर दिया, उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, उस नोटिस को इग्नोर कर दिया। तो अब अगर आपने रिटर्न फाइलिंग के नोटिस को इग्नोर कर दिया तो क्या हो जाएगा आपके ऊपर, अंडर सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग जाएगी। और वही हुआ। अब एओ ने क्या किया, अब एओ ने खुद, जब आपने अपना रिटर्न मतलब जब आपने कॉपरेट ही नहीं किया सरकार के साथ, तो अब असेसिंग ऑफिसर खुद ही क्या करेगा, बैंक डिपॉजिट एनालाइज करेगा, फॉर्म 26 एएस यानी टीडीएस डिटेल देखेगा, पास्ट रिटर्न आपकी देखेगा अगर कोई है तो, और उन्हीं बेसिस पे वो क्या करेगा, आपकी इनकम को एस्टिमेट कर लेता है, मतलब कर लेगा। अब उसने क्या किया, मिस प्रिया की इनकम को एस्टिमेट करके देख लिया कि वो 45 लाख बनती है। बिजनेस एक्सपेंस को माइनस करने के बाद उन्होंने क्या किया, 45 लाख के ऊपर टैक्स रेट जो बनता था स्लैब रेट के अकॉर्डिंग बना दिया और डिमांड नोटिस इशू करके दे दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्या पता मिस प्रिया अगर सही डिटेल दे देती या फिर सही से सारा कुछ प्रोवाइड कर देती टाइमली बेसिस पे नोटिस आने के बाद, तो क्या पता ये टैक्स बनता ही ना, जो मतलब जो अभी बनने वाला है या अभी बना हुआ है। और उल्टा का उल्टा 234F के अंदर 5000 की डिलेड फाइलिंग की पेनल्टी भी लग जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। ये सोचकर आपको क्या कर लेना चाहिए, अपने रिकॉर्ड्स और अपने टैक्स इवेजन को रोक लेना चाहिए। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यही बोलता है, ठीक है। तो आई
तो दैट्स ऑल दोस्तों, आई होप सो आपको ये पूरा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन है तो उसको भी प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, आपको अपडेट्स आने वाली वीडियो की जल्दी मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ